गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय यूपीएससी थिंकर पर। तो हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए फ्री आईएएस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोगों को बता दें आज से आप क्रमबद्ध क्लासों को ले सकते हैं और नोट्स बनाएं और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। हम आपकी गारंटी लेते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ तकरीबन 70% आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हिट करेगा या फिर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए करते हैं हम अपना करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट, जिसमें आपको शॉर्ट क्लास स्टार्ट होंगी, यानी कि 3 से 4 मिनट 5 मिनट की हर क्लास आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम GS2 के बारे में। तो भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां एवं राजनीति प्रभाव एवं प्रवासी भारतीय के संबंध में क्वेश्चन अगर आए तो क्या करेंगे। तो केन्या और सोमालिया के लिए के मध्य हिंद महासागर की सीमा विवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सोमालिया के साथ लंबे समय से जारी समुद्री सीमा विवाद के अगले सप्ताह अगर कोई फैसला सुनाए जाने से पहले केन्या ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ के अधिकार क्षेत्र को मानने से इनकार कर दिया। कह दिया इन्होंने कि हम भाई अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को मानेंगे नहीं। किसने कहा, ये याद रखिएगा, केन्या ने। तो आपको केन्या का कहना है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते केन्या को उसकी स्पष्ट सहमति के बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के अधीन नहीं किया जा सकता है। ये कहना है केन्या का कि भाई हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं तो आप हमें किसी भी न्यायालय के अधीन नहीं कर सकते। किसने कहा है, केन्या ने। केन्या की राजधानी मित्रों हम आपको बता दें नैरोबी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा संबंधित प्रकरण क्या है, तो केन्या और सोमालिया दोनों पड़ोसी देशों के मध्य असहमति का मुख्य बिंदु हिंद महासागर में उनकी समुद्री सीमा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, तो बच्चे हिंद महासागर के संबंध में उनमें विवाद चल रहा है। विवादित क्षेत्र की अवस्थिति की अगर बात करें तो सोमालिया के अनुसार हिंद महासागर की समुद्री सीमा का विस्तार उसी दिशा में है, अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए। किस दिशा में, दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए, जिस दिशा में उसकी स्थलीय सीमा का विस्तार है। दूसरी ओर केन्या का तर्क है कि समुद्र की ओर पहुंचने पर दक्षिण पूर्व की स्थलीय सीमा 45 डिग्री का मोड़ आना चाहिए। इसके बाद यह अक्षांशीय दिशा में अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर होनी चाहिए। इस व्यवस्था के से केन्या के लिए लाभ होगा। केन्या की तटरेखा की लंबाई मात्र 536 किलोमीटर है और यह सोमालिया की तटरेखा 33 यानी कि 3333 किलोमीटर से लगभग 6 गुना कम आपको देखने को मिल जाएगी। इस क्षेत्र का महत्व क्या है, तो सबसे पहले यह क्षेत्र विवादित त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और समृद्ध समुद्री भंडार से भरपूर है। इस क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए दोनों देश अपने अपने कह रहे हैं कि ये हमारा है और ये हमारा क्षेत्र उनको देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा हिंद महासागर वाले क्षेत्र में विवाद हो रहा है केन्या और सोमालिया के बीच में। 2 देश आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप सोमालिया देख पा रहे होंगे, 2 मिनट सुनिए। ये आप देखिए यहाँ पे सोमालिया देख पा रहे होंगे और ये यहाँ पे आप केन्या को देख पा रहे होंगे। केन्या कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिएगा इथियोपिया, सोमालिया भी इथियोपिया के साथ सीमा साझा करता है, युगांडा और तंजानिया ये इन सभी के साथ सीमा साझा करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपको देखने को मिलेगा नैरोबी इसकी राजधानी हो जाएगी और मोगाडिशु सोमालिया की राजधानी आपको देखने को मिलेगी। इंडियन ओशियन दोनों के बाजू में क्या है, अगर हम बात करें पूछा जा सकता है आपको कि इसके ये नॉर्थ ईस्ट वाला का बात अगर, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इसके ईस्ट में अगर हम बात करें तो कौन सा सागर है मित्रों, इंडियन ओशियन आपको इसके ईस्ट में देखने को मिलेगा। सोमालिया और केन्या के ईस्ट में कौन सा सागर है, ओशियन, इंडियन ओशियन हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। पूछा जा सकता है कि किस दिशा में हिंद महासागर है, तो भैया जी याद रखना पूर्व दिशा में हिंद महासागर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु, और केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी। और बात करें कौन सा देश है जो सोमालिया और केन्या के साथ सीमा साझा करता है, उसका नाम इथियोपिया। केन्या युगांडा और तंजानिया के साथ भी सीमा साझा करता है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का लोगो चिन्ह है, इसको आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय CJI जो होता है उसके बारे में, CJI नहीं ICJ। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अगर बारे में हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा अप्रैल 1946 में कार्य आरंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्थान है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, यानी कि पूरे तो न्यूयॉर्क में है लेकिन ये न्यूयॉर्क में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विभिन्न राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। याद रखना इसको, ये कहाँ पर है, हैग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा और ये न्यूयॉर्क में नहीं है, ये याद रखिएगा। इसके 6 प्रमुख संस्थानों के विपरीत एकमात्र संस्थान जो कहाँ पर है, हैग नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। स्थापना वर्ष 1945 एक चार्टर के माध्यम से स्टार्ट हुआ था और 1946 में इसने कार्य करना आरंभ किया था। इस बात का ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा अगर इसकी संरचना की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा एवं सुरक्षा परिषद के 9 वर्षों के कार्यकाल हेतु चुना जाता है। यानी इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 ईयर्स। याद रखिएगा, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ये दोनों संस्थाएं एक ही समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करती हैं। न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों संस्थाओं का पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक संस्था से बहुमत प्राप्त करते हैं तो आपको न्यायाधीश बनाएंगे, नहीं, दोनों संस्थाओं से आपका पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु न्यायालय की कुल संख्या के 1/3 सदस्य प्रति 3 साल में चुने जाते हैं और ये सदस्य न्यायाधीश के रूप में पुनर्निर्वाचित होने के पात्र होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक लेखाकार रजिस्ट्री या जो कि उसे स्थायी प्रशासनिक सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा, ये पूछा जा चुका है कई बार, इसकी आधिकारिक भाषा का लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम है अंग्रेजी और फ्रेंच। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से चुने जाते हैं: अफ्रीका से 3, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2, एशिया से 3, पश्चिमी यूरोप एवं अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2। याद रख सकते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ से चुने जाते हैं मित्रों? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य राज्यों से 5 चुने जाते हैं, एशिया से 3 चुने जाते हैं, अफ्रीका से 3 और पूर्वी यूरोप से 2 चुने जाते हैं और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों से 2 चुने जाते हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अन्य निकायों के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। अपने कर्तव्यों की शपथ लेने से पूर्व जिनका पहला काम खुली अदालत में यह घोषणा करना होता है कि वे अपनी शक्तियों की निष्पक्षता एवं शुद्ध अंतःकरण से उपयोग करेंगे। यानी इनके क्षेत्रीय अधिकार क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य करते हैं? तो दोहरे अधिकार क्षेत्र सहित एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात देशों के मध्य कानूनी विवादों का निपटारा भी कौन कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करते हैं, जिनके लिए पक्षकार देशों के द्वारा अदालत में लाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उनके लिए निर्दिष्ट किए गए कानूनी प्रश्नों पर भी सलाह प्रदान की जाती है, यानी कि सलाहकार कार्रवाई भी करता है। इसके अलावा इसको बात करें तो ये विवादास्पद मामलों को भी निपटान करता है। इसके अलावा अगर आप अपील नहीं की जा सकती है, इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके फैसले की और मामले से संबंधित किसी नए तथ्य की खोज पर फिर व्याख्या की जा सकती है, लेकिन आप इसके फैसले पर क्या नहीं कर सकते हैं? अपील नहीं कर सकते हैं कि भाई इसने फैसला गलत दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है 1946 में इसने स्टार्ट किया। तो नीदरलैंड हैग में इसका मुख्यालय है। 15 न्यायाधीश इसमें काम करते हैं, एशिया के 3 न्यायाधीश इसमें काम करते हैं। अब भैया आप लोग चाहें तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सदस्य राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल नहीं होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। इन पर आप क्लिक करेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देश के नाम पूछे जा सकते हैं। ICJ और ICC में अंतर बताइए। इन संगठनों की भौगोलिक स्थिति और आसपास के देशों का अवलोकन कीजिए। रोम संविधि क्या है? मेंस के लिए आपको आएगा हिंद महासागर के क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। द हिंदू से हमने ये आपको न्यूज़ ली थी। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आपको एक वीडियो में एक टॉपिक ही समझाया जाएगा। इसके जस्ट बाद आप दूसरा टॉपिक भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर जाके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन मित्रों को बताइए जो फ्री में IAS की तैयारी कर सकते हैं या फिर उनके पास पैसा नहीं है, हम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ें पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बस आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जो आप लोग वो जलवा वहाँ पे बिखेर सकें कि आपका नाम उस लिस्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।